तो नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है। दिल्ली शहर इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और दिल्ली के अंदर सोनम वांगचुक को किस तरह से अगवा किया गया। दिल्ली की सड़कों पर स्टूडेंट्स इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनकी डिमांड्स क्या हैं। डिमांड्स बड़ी सादी हैं उनकी। एक तो वो एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफ़ा चाहते हैं और अब साथ ही साथ उनकी डिमांड एक और भी हो गई है कि वो मोदी से भी इस्तीफ़ा चाहते हैं। अब ये दोनों इस्तीफ़ों की जो उनकी डिमांड है वो हक बजानिब है। उसकी वजह भी आपको बताती हूँ आगे चल के। जो बच्चों के साथ वहाँ पर भेदभाव हो रहा है, जो बच्चों के साथ इस वक्त जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो बच्चों के सात तशद्दुद हो रहा है। सर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं और दीदी हम कपड़ा भी फाड़ रहे हैं। कहता पापा मैं मर जाऊं, बता ये स्थिति है तो क्यों नहीं आत्महत्या करें। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले मौजूद नहीं है वहाँ पर, बल्कि इस तरह के एहलकार भी मौजूद है जिनके नेम टैग हटा दिए गए हैं। नेम टैग हटाने का मतलब यही है कि उनकी असल पहचान छुपा ली जाए, और या तो उनकी असल पहचान कुछ है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के गुंडे हैं। इस वक्त वो बीजेपी के गुंडे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। सिविल कपड़ों के अंदर भी डंडे बरदार वहाँ पर मौजूद हैं जो कि बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। बच्चों के सर फटे, खवातीन के कपड़े फाड़े गए, बहुत कुछ हुआ। वो आगे चल के स्टोरी में आपको बताऊंगी। इस वक्त आगाज़ करते हैं जो कि अभी नई डेवलपमेंट है कि दिल्ली की सड़कें इस वक्त मैदान जंग बनी हुई हैं। 56 लाख करोड़ से ज़ायद के जो मुल्की कर्जे थे उनको 300 लाख करोड़ के पार पहुंचाने और ख़ुद को दुनिया के नंबर 1 जमहूरियत करार देने वाली मोदी हुकूमत इस वक्त अपने 12 साला इक़्तिदार के सबसे बड़े सियासी और अवामी तूफ़ान का सामना कर रही है। पेपर लीक और तालीमी बदउनवानियों की अगर बात करें तो उससे शुरू होने वाली ये तहरीक अब एक ऐसे मुल्क गिर एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसने इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दिया है। एक तरफ 600 मिलियन से ज़ायद नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ पंजाब के किसान हैं, अपोजिशन जमातें हैं और आम शहरी जो सड़कों पर डट चुके हैं। इस तमाम हंगामे की बुनियादी वजह भारत में तालीमी निज़ाम की बदहाली है। मेडिकल के दाखिले टेस्ट का पेपर लीक होना है, नीट का पेपर लीक होता है और उसके बाद बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो दोबारा से पेपर देंगे। जो उनकी 3 साल की मेहनत थी, 3 साल उनके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई उन पर लुटाई थी और उन बच्चों की दिन रात की मेहनत थी। वसी पैमाने पर बदउनवानी और बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ तलबा और नौजवानों का शदीद गम और गुस्सा है। पेपर लीक के बायस 20 लाख से ज़ायद मेडिकल तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया और उन्हें दोबारा इम्तिहान देने पर मजबूर कर दिया गया। जबकि इस शदीद ज़हनी दबाव और परेशानी के बायस अब तक कम अज़ कम 12 तलबा खुदकुशी जैसे दर्दनाक कदम उठा चुके हैं और कहीं पर यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनकी तादाद 26 है, जिसमें कुछ पेरेंट्स अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। तहरीक के मुतालिबात बिल्कुल वाज़ेह हैं जो कि मैंने आगाज़ में बताया, और दो टोक हैं उनके मुतालिबात भी कि भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का फौरी इस्तीफ़ा, तालीमी निज़ाम में फौरी और शफाफ इस्लाहात, इम्तिहानात में करप्शन का खात्मा और मेरिट पर रोज़गार की फराहमी, और यह कि पेपर की रैली के बाद किसी भी मुजाहिरीन के खिलाफ कोई मुजरिमाना मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, जो कि इस हुकूमत का वतीरा भी है। अब ज़रा देखिए कि वो बच्चे जो कि जिनको हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल समझते हैं, वो पाकिस्तान हो या भारत हो, बच्चे हर जगह के एक जैसे हैं और माँओं ने उसी तकलीफ से उन बच्चों को पैदा किया है जैसे किसी भी मुल्क में कोई माँ पैदा करती है। और उन बच्चों को जब खरोश भी आ जाए तो माँ की जो पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन कहाँ पर माएँ खुद अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँची हुई हैं, उनके बच्चे भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वालिदैन भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीर वाले दिन जब 50,000 से ज़ायद पुरअमन मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर वहशियाना क्रैकडाउन कर दिया। शदीद गर्मी और जिसमें शरबत और नारों से शुरू होने वाला ये एहतजाज आंसू गैस के बादलों और लाठी चार्ज में बदल गया। इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, रुकावटें खड़ी कर दी गई, और रुकावटें भी कोई आम रुकावटें नहीं। लगता यूँ था जैसे बलडोज़र या क्रेन को रोकने के लिए वो रुकावटें लगाई गई हैं, क्योंकि आम इंसानों के लिए वो रुकावटें नज़र नहीं आती थी। और जंतर मंतर पर कायम जो खैमे थे, स्टेज थे, उनको उखाड़ फेंका गया। यानी कि यूँ लगता था जैसे वो जंग पाकिस्तान के साथ की जा रही है, जैसे वो सारे के सारे जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो शहरी जो वहाँ पर भारत के वासी जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें पाकिस्तानी समझ उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। वो जो अखाड़ पछाड़ थी उससे देखकर यूं ही लगता था। इस तसादुम में 118 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी हुए और कोई 60 से ज़ायद जो है वो इस वक्त ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा है। और उनमें से बताया जा रहा है कि कुछ तो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, कभी भी उनकी जान निकल सकती है।
और तशद्दुद का सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि कुछ बच्चों की जानें भी चली गई हैं। 2 बच्चे बताए जाते हैं, एक लड़की है और एक लड़का, जो कि इसमें जान की बाजी हार चुके हैं। जबकि पुलिस की जानिब से मासूम बच्चों पर जो तशद्दुद की दर्दनाक वीडियोस वायरल हो रही हैं, मैं देखकर तड़प उठी कि क्या कोई इंसानों के साथ इस तरह से भेड़ बकरियों वाला रवैया भी इख्तियार कर सकता है, और वो भी वो जमहूरियत की हुकूमत, वो जमहूरी नारे लगाने वाली हुकूमत जो कहती है कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, वो नारे लगाने वाली मोदी हुकूमत कहाँ है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो या तो पार्टी का सरबराह, सियासतदान, जो वहाँ के MPA MLA जो भी होते हैं, वो मौके पर पहुँचते हैं और बच्चों से उनके मुज़ाकरात करते हैं या उनसे उनके मुतालिबात पूछे जाते हैं। लेकिन ये बच्चे तो रो रो कर दुहाइयाँ दे रहे थे कि हमारे मुतालिबात क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लिया जा सका और ना ही नरेंद्र मोदी खुद सामने आ सके। और जब बच्चों के कपड़े फाड़े जाते हैं तो मोदी सरकार उस वक्त कहाँ होती है? जब यहाँ पर रेप किए जाते हैं तो मोदी सरकार उस वक्त कहाँ होती है? क्या उस वक्त भी इसी तरह का कार्रवाइयाँ इसी तरह की जाती हैं, या पुलिस को इसी तरह से सिविल वर्दियों में भेजा जाता है ताकि उन रेपिस्ट का भी यही अंजाम किया जा सके जो आज निहत्थे बच्चों के साथ किया जा रहा है? या उन लोगों के साथ भी वही अंजाम होना चाहिए जो औरतों के कपड़े फाड़ रहे हैं? अगर आप ये वीडियोस आपकी नज़रों से गुजरी हो, जो कि मेरी नज़रों से गुजरी हैं, बीइंग औरत मुझे ये लगता है कि ये बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। इस तमाम बर्बरियत के बावजूद जो मुजाहिरीन थे उनके हौसले पस्त नहीं हुए। 25 साला तारो एक हाथ में हुकूमत मुखालिफ पोस्टर उठाए हुए, दूसरे में साइकिल का हेलमेट लिए खड़ी थी, जो बताती हैं कि 3 बजे के बाद पुलिस ने फर्श पर बैठे बेकसूर लोगों के सरों पर लाठियां बरसा दी। भागते हुए लोगों पर आंसू गैस छोड़ी गई। तारू का यह भी कहना है कि पुलिस की ये बर्बरियत उनकी सबसे बड़ी गलती है और वो अब पहले से ज़्यादा पुरअज़्म हैं। इसी तरह एक 80 साला शोभा वर्मा है जो अपनी पोती के साथ जंतर मंतर पहुंची और उन्होंने कहा कि नौजवानों का ये जज्बा उन्हें उम्मीद देता है। ये तहरीक अब सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रही है, बल्कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, गोवा, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जम्मू, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर फैल चुकी है। इस तहरीक को तालीमी रहनुमा सोनम वांगचुक की हिमायत से मजीद तक़वियत मिली, जिन्होंने 28 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की हुई थी। पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया, जिसके बाद उनकी अहलिया की अदालत में दायर दरख्वास्त पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कहानी में सबसे बड़ा और ख़तरनाक मोड़ तब आया जब पंजाब के किसान भी इस तहरीक में बाकायदा शामिल हो गए। अभिजीत सिंह वहाँ पर पहुँचते हैं और वो आकर लोगों को हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, और कहते हैं कि अभी तो इसमें किसान शामिल नहीं हुए। जब सिख भाइयों को ये पता चलेगा कि हम यहाँ पर एहतजाज के लिए बैठे हैं तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और किसानों की तारीख ये है कि वो जब भी किसी तहरीक का आगाज़ करते हैं तो हुकूमतें हिल जाती हैं, हालात संभालना नामुमकिन हो जाते हैं और उनके मुतालिबात माने बिना कोई चारा हुकूमत के पास नहीं रहता। और हुआ भी यही। अब वो सरदार भाई भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना ने भी तलबा की हिमायत कर दी है और आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तलबा के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की तहकीकात का भी मुतालिबा कर दिया है। जहाँ पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उठ खड़े हुए हैं कि बच्चों पर जो तशद्दुद हो रहा है उसका अब उसकी तहकीकात होनी चाहिए, वहीं पर मोदी सरकार के सर पर जूं तक नहीं रेंगी और मोदी सरकार अब तक सामने नहीं आ सकी। मुजाहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि मोदी हुकूमत खुद को दुनिया की नंबर 1 जमहूरियत कहती है, लेकिन उसकी असल हकीकत ये है कि उसके दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। और मोदी सरकार खुद ये कहता है, मोदी कहता है मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना कि मैं वो पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने लाखों स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल बंद कर दिए। मैं पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने गरीब बच्चों से तालीम का हक छीन लिया। मैं वो पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने पेट्रोल 56 से 100 रुपए से भी ज़ायद पर पहुंचा दिया। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं वो पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने 400 रुपए का LPG सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया। मुल्की कर्जा 55 लाख करोड़ से बढ़कर 300 लाख करोड़ की पार पहुंचा दिया। और तालीमी इदारों का हाल देखें कि उनको बेहतर बनाने की बजाय मैंने पेपर लीक पर लगा दिया। मजीद ये कि हुकूमत ने पूरे मीडिया को भी खरीद लिया ताकि अवाम के हकीकी मसाइल पर पर्दा डाला जा सके। और CJP की तर्जुमान रत्ना सिंह ने कहा कि जो भी इस हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे दहशतगर्दी के मुकदमात
टैक्स, छापों या जेल का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम अब खामोश नहीं रहेंगे और यही हर बच्चे की आवाज़ है, यही हर बूढ़े की आवाज़ है, यही सिख की आवाज़ है, यही ईसाई की आवाज़ है, यही हिंदू की आवाज़ है और यही मुस्लिम की आवाज़ है। अब किस किस की आवाज़ को आप दबाएंगे और अब किसके नाम पर वोट हासिल करेंगे, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम सब एक हो चुके हैं। मेरी नज़रों से बहुत सारी ऐसी वीडियोस गुजरी हैं कि आंखों में आंसू आ गए। हम ये समझते थे कि शायद हिंदू कौम जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं या सिख करते हैं या ईसाई करते हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम मैं ये कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ मोदी सरकार चाहती है, क्योंकि उसका चूरन, उसका मंजन इसी तरह से बिक सकता है और उसे शायद वोट भी इसी बेहाव पर मिल सकता है। हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं और वो भी मोहब्बत से, प्यार से रहना जानते हैं और रहना चाहते हैं, और वो मुसलमानों को अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं, ईसाइयों को अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं, और यही नहीं, मुसलमानों को भी अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं। बिल्कुल उसी तरह मुसलमान उनको अपना बहन भाई समझते हैं। यहाँ पर ना तो सिख की लड़ाई है, ना ईसाई की लड़ाई है, ना मुस्लिम की लड़ाई है, ना हिंदू की लड़ाई है, बल्कि यहाँ पर लड़ाई है अपने हक की। अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग। वो कहते हैं कि हमें रोज़गार फराहम किया जाए, हमसे बुनियादी हक न छीना जाए, हमें तालीम हासिल करने दी जाए, पेपर्स लीक ना किए जाएँ, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर ना लगाया जाए। तो बताइए कहाँ हैं ये लोग गलत, जिन पर लाठी चार्ज हो रहा? लगता यूँ था कि किसी दहशतगर्द को पकड़ लिया गया हो और उस पर अत्याचार किया जा रहा हो, किसी बम ब्लास्टर को पकड़ लिया गया हो और उसकी दुर्गत बनाई जा रही हो। जो मैंने मनाज़र देखे हैं, औरतों को जिस तरह से हाथ लगाया जा रहा है, और ये हो ना हो पुलिस एहलकार नहीं हो सकते, ये बीजेपी के वो गुंडे हैं जिनको तनख्वाहों पर रखा जाता है, जिनको चंद पैसों के एवज रखा जाता है कि जब भी इस तरह के हालात हों तो टूट पड़ो इस आवाम पर और इनके कपड़े नोच लो, इनकी औरतों की इज्जतें पामाल कर दो, इन बहन बेटियों को कुचल दो, इनके बच्चों के सर फाड़ दो। और यही आज हो रहा है, बीजेपी सरकार यही सब कुछ कर रही है। लेकिन अब हिंदू जो कौम है, जो मुस्लिम है, वहाँ सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब जाग उठे हैं। उन्हें समझ आ गई एक बार फिर कहीं मोदी सरकार इस सब का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर न धर दे, मुसलमानों पर न धर दे, इसलिए वो सब एक पेज पर उठ खड़े हुए हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि जो खामोशी है वो टूट ही नहीं रही। सियासी महाज पर बुध के रोज़ अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने स्याह कपड़े पहनकर एहतजाज किया, वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और सदर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर सरप्राइज धरना भी दिया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान वो कुर्सी पर यूं चिपके बैठे हैं कि जैसे कुर्सी लेकर ही कब्र में उतरेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म मोदी के इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ये कैसी जमहूरियत है? यही सवाल हम करते हैं कि ये कैसी जमहूरियत है। कोई भी शख्स हो, अवाम हो या जनजी, जिसकी बात ये करते हैं बार बार, जनजी उठ के सड़कों पर आ गई, उन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर किसने किया? आपने, आपकी हुकूमत ने मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में इससे अहम मसले पर बात करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और दीगर रहनुमाओं को ज़बरदस्ती बसों में घसीटकर हिरासत में ले लिया है। यही नहीं बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी, उनको भी इसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला गया है। और ये भी बता दूं कि वहाँ पर कोई भी औरत पुलिस वाली मौजूद ना होने के बावजूद, पुलिस एहलकार में कोई औरत नहीं मौजूद थी, लेडी पुलिस मौजूद ना होने के बावजूद भी उनको घसीट कर जिस तरह से गाड़ी के अंदर डाला गया। ताहम शदीद सियासी दबाव के बाद मंगल की रात तक राहुल गांधी को रिहा भी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ने भी जंतर मंतर जाकर तलबा से इजहार यकजहती किया है। तमाम जमातें इस वक्त आ रही हैं, तमाम बड़े सरबराहान आ रहे हैं और वो बच्चों से इजहार यकजहती कर रहे हैं और अपने अंदर उन बच्चों को देख रहे हैं और या उन बच्चों की जगह अपने बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन मोदी के शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बच्चे जब यूं सड़कों पर आएँ तो ही एहसास होता है। दूसरी तरफ हुकूमत और वज़ीर तालीम का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में राहुल गांधी और कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन तलबा को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और पार्लियामेंट सेशन में रुकावट पैदा कर रही है। अब थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पे चले जाएं तो राहुल गांधी उस वक्त जो एहतजाज था उसमें शामिल होते हैं जब इस एहतजाज में से सोनम वांगचुक को अगवा कर लिया जाता है। जब हुकूमत की नाअहली नज़र आती है उसके बाद राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचते हैं और राहुल गांधी उनसे आके इजहार यकजहती करते हैं। उससे पहले बच्चों को भड़काने वाला कौन था? क्या पेपर लीक भी राहुल गांधी ने करवाया? क्या माफिया सरगर्म राहुल गांधी के कहने पर है? अगर हुकूमत आपकी और राहुल गांधी फिर भी ये साजिशें कर रहे हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए और इस्तीफा फिलफौर देना चाहिए।
वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के बाहर धरना भी दिया राहुल गांधी ने और आवाम के लिए मुश्किलात पैदा की। ये इल्ज़ामात इस वक्त राहुल गांधी पर लगाए जा रहे हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी भी की है। तो क्या सिक्योरिटी सिर्फ मोदी के लिए है, सिक्योरिटी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के लिए है, या सिक्योरिटी सिर्फ इनके वज़रा के लिए है, पीएम सीएम के लिए है? सिक्योरिटी इनाम बच्चों के लिए नहीं है, जिनके टैक्सेस से ये तनख्वाहें लेते हैं। ये पुलिस उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए नहीं है। और हुकूमत ने ऐवान में नीट के मसले पर तमाम जायज़ खदशात पर भी 100% बहस करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है, लेकिन बात की नहीं है। लेकिन कांग्रेस हल की बजाय हंगामा आराई चाहती है, ये एक और इल्ज़ाम है और सियासी सुर्खियाँ चाहती है। उनके मुताबिक भारत के जो तलबा हैं वो नारों की बजाय हंगामा आराई कर रहे हैं। अच्छा, उनके नारे जो हैं वो क्या हैं? उनके अगर आपने हाथों में देखा हो, ना तो उनके हाथों में कोई डंडा है, ना ही किसी के हाथ में पिस्टल है, ना ही किसी के हाथ में कोई बम बारूद है। उनके हाथों में सिर्फ बैनर्स हैं। तो मुझे बताइए कि बैनर से किस तरह से हंगामा आराई की जा सकती है? वो बच्चे पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। वो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल किए बैठे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनको जिस तरह से अगवा किया गया, तो क्या वो भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे? ये बच्चे भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सारी रात वो बैठकर बैनर्स बनाते रहे। सुबह उठ के उन्होंने मार्च शुरू किया और उन पर डंडे बरसाए गए, उनको लहूलुहान कर दिया गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें छीनी गई, उनके ऊपर से कपड़े उतारे गए। तो क्या हंगामा आराई आप कर रहे हैं? और ये समझ नहीं आता कि क्या आपके कट्टे चट्टों में भागीदार हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर? मोदी जी से मेरा ये सवाल है, क्या इसलिए आप उन्हें हटा नहीं पा रहे? क्योंकि इतनी बड़ी नालायकी के बाद, तो बच्चों की अमवात के बाद, जो शहादतें बच्चों ने दी हैं, जो उनकी जानें चली गई हैं, वो बच्चे सिख थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, पर वो बच्चे अपने हक़ के लिए लड़ते लड़ते जाने दे बैठे। और वो बच्चे 32 से 33 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है, क्या उनका जवाब नहीं देंगे? उनका लहू आपके हाथ पर नहीं है? कौन होगा इसका ज़िम्मेदार? और उनके हक़ की आवाज़ दबाने के लिए आप और कितने हथकंडे इस्तेमाल करेंगे? हुकूमत जवाबात, इस्लाहात और एहतसाब फराहम करने के लिए कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। वफाकी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बहस की पेशकश की थी, लेकिन वो मुतालिबात बदल कर हंगामा चाहते हैं। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तलबा को बड़ा झटका लगा, जहां बुध के रोज़ पुलिस तशद्दुद के खिलाफ दायर फौरी दरख्वास्त पर समाअत से साफ इनकार कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए, जहाँ पर अदालतें बिकी हों, जहाँ पर पुलिस आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस बिकी हो, जहाँ पर इदारे बिके हों, वहाँ पर आप किससे सवाल करेंगे? जहाँ पर माफिया सरगर्म हो और हुकूमतें बैठ के लूट रही हों, वहाँ पर आप किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी वकील से कहा कि हमारा वक्त ज़ाया ना करें और ना अपना वक्त ज़ाया करें। आप ये अल्फाज सुने, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज है, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, जो कि ये कहते हैं वकील से कि आप ये दरख्वास्त ला कर हमारा और अपना वक्त ज़ाया ना करें। यानी कि बच्चे कॉकरोच ही समझ लिए अदालत ने भी और हुकूमत ने भी। दूसरी तरफ दिल्ली में हालात इंतहाई कशीदा हैं, जहां 16 मेट्रो स्टेशंस को मुकम्मल बंद कर दिया गया है ताकि जो मज़ीद लोग हैं मुज़ाहिर में शामिल होना चाहते हैं वो ना हो सकें। किस तरह की हट धर्मी है ये, समझ से बाहर है। इसके बावजूद हज़ारों तलबा और किसान शदीद बारिश, रात के अंधेरे में भी जंतर मंतर पर ख़ैमे ज़न हैं, भारतीय परचम लहरा रहे हैं और उनका आज़म है कि जब तक मोदी हुकूमत उनके मुतालिबात नहीं मानती, वो वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ा नहीं लेती, या मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी तहरीक से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब मोदी सरकार को ये सोचना है कि उन्हें ये धरना, ये बच्चों के साथ जुल्म, जबर और ज़्यादती यूं ही जारी रखनी है, या फिर इसे इक़्तिदार से हाथ धोने हैं, क्योंकि सूरत हाल जो बन चुकी है इस वक्त हमें ये लग रहा है कि बांग्लादेश की तारीख दोहराई जा रही है। बहुत जल्द मोदी सरकार से भी इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से, बल्कि मोदी सरकार भी मजबूर हो चुकी है। और जब किसान भी इस धरने में शामिल हो चुके हैं, इस एहतजाज में, तो अब देखते हैं कि हुकूमत डटी रहती है या फिर हुकूमत छोड़नी पड़ती है, और अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, और भारत की तकदीर अब कौन लिखेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।